जरा जिगर दोषी साहब से, क्योंकि आप गुजरात से हैं और आप जो एक गुजरात जहां से भाई बापू आते थे और जो गुजरात थे बहुत से वो था, आज आपको थोड़ा मैं कुछ चीजें आपसे समझना चाह रहा हूं। क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भी किसी से ये कहता हूं कि गुजरात मॉडल में एक डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, जहां पे अगर हिंदू कोई मुस्लिम एरिया में घर बनाना चाहता है तो उसको परमिशन, और मुस्लिम यहां चाहता है तो एक परमिशन लेनी होती है, जो यहां हमारे लिए हम लोग को ये समझ ही में नहीं आ सकता है। अरे भाई घर बनाना कहीं बनाओ, लेकिन नहीं, गुजरात मॉडल में आपको एक परमिशन लेनी होती है इस देश में, और ये 2002 के बाद की बात है। तो ये जरा एक आपसे समझना चाहते हैं डिस्टर्ब एरिया एक्ट वाली बात, ये कैसे मोदी जी के उससे आई, एक। और दूसरा जरा एक आपसे समझना चाहते हैं कि गुजरात में जो मेरी जानकारी है कि पिछले करीब 26-27 साल के बीजेपी शासन में कोई मुस्लिम एमएलए तो टिकट भी नहीं दिया गया, हुआ भी नहीं। दूसरी पार्टी से कितने मुस्लिम एमएलए हो, क्या रिप्रेजेंटेशन रहा है, क्योंकि ये भी एक पैमाना है। तो इन दोनों चीजों पर, डिस्टर्ब एरिया एक्ट पे और इस पे, क्योंकि ये भी गुजरात मॉडल को कहीं ना कहीं डिफाइन करती है। जगत दोषी साहब। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो बताया वो एक्ट यहाँ पर जरूर है, उसे उसे गुजराती में अशांत धारो हम यहाँ पर कहते हैं, जो डिस्टर्ब एक्ट है। तो उसमें आपने बताया वो बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग दोनों कम्युनिटीज के लोग अपने अपने जो एरियाज में जहाँ पर बरसों से सेटल है, वो वहीं पर अपने जमीन मकान या कोई भी चीज बना सकते, दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। और एक एक अलग से, जैसे कहते हैं, एक जोन हो गए। जैसे अभी मैं जिस जगह पे बिलोंग करता हूँ गुजरात से, तो वहां पर भी ऐसा है कि जैसे तकरीबन 25 एरियाज है ऑल ओवर सिटी में, अहमदाबाद में। उसमें से 25 में से 22 एरिया ऐसे है जहाँ पे बिल्कुल हिंदू बहुल पूरा इलाका है, और 3 एरियाज ऐसे है जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है। तो बिल्कुल एक अलग अलग तरीके से एक सेग्रीगेशन जैसा हम कह सकते हैं। और ये जब एक्ट आया उसके बाद ये काफी बढ़ गया। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे एक चीज ये भी हमने नोटिस जरूर किया सर, कि जो 2002 के रायट्स के बाद जो भी हुआ, जी, तो उसके उसके अंदर ऐसा है कि आज की तारीख में, जैसे प्रोफेसर रविकांत जी ने बताया, वो भी सही है कि जो माइनॉरिटीज है वो भी अब लड़ने के उस स्थिति में भी नहीं है, ना ही उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये इतना सारा सबने देख लिया है। तो आज की तारीख में हर एक लोग यही चीज को पसंद कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, शांति बनी रहे और शांति के साथ जीवन यापन होता रहे। अब इस ये जो आपने पूरा डिस्कशन किया, उसके बारे में अगर मैं पूरा डिटेल में जाऊँ, तो ये मुझे अलग सा परसेप्शन दिख रहा है। पहली बात मुझे ये दिख रही है कि 2 दिन पहले मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था, जिसमें उन्होंने बोला था अपने नेताओं को, अपने एमएलएस को, कि मुस्लिम्स के खिलाफ या माइनॉरिटीज के खिलाफ आप कम बोलिए, बोलना बंद कीजिए, और जितना हो सके उतना अच्छे से पूरा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये मेरे ख्याल से भारत जोड़ो यात्रा का भी एक असर है, जो राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बीजेपी भले स्वीकार करे या ना करे, पर उनके पूरे बहुत बड़े जो जो कदावर नेता है, जितने जो 10, 12, 15 लोग है, ये जो पूरी कार्यकारिणी, उनके ऊपर जरूर पड़ा, और उनकी थिंक टैंक है वो इसके बारे में जरूर सोच रही है। तो पहला मुझे ये लग रहा है। दूसरा ये भी लग रहा है कि आज की तारीख में अगर आप ओवरऑल अगर पूरा वोटिंग पैटर्न देखे, तो जो हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करके 20 साल में, और खास करके 2014 के बाद पूरे भारत में उनको जहां जहां सरकारें बनाने का मौका मिला बीजेपी को, और सेंट्रल में मौका मिला, उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट कहीं दिख रहा है। अब वो सैचुरेशन पॉइंट में जो हिंदू को जगाना था या हिंदू के वोट्स जो लेने थे, वो मेरे ख्याल से हो गया। और आज की तारीख में फिर भी ऐसा काफी मात्रा में हिंदू है जो फिर भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। तो अब उनका सेकंड टारगेट जो एक इस्लाम, शमसुद्दीन इस्लाम साहब ने बात किया, वो चीज मैं देख रहा हूँ कि अब उनका जो फोकस है वो सर दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज की तरफ जा रहा है। तो मुझे ये पूरा वोटिंग ड्रिवन लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये दिख रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बैन करने की बात है, तो कई बार हम लोग जैसे कहावतों में बोलते हैं कि कोई चीज आप ओपन कर दो, उससे ज्यादा दबा के रखो तो उसकी चर्चा ज्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है ये पूरे देश में आज की तारीख में चर्चा छिड़ गई है। हम कोई भी डिबेट्स यहाँ पर गुजरात में हो या बाहर कहीं भी हो, ये डिबेट्स हो रही है। और मेरे ख्याल से ये डिबेट इतनी जबरदस्त हो रही है जिसकी वजह से शायद बीजेपी को 2 फायदे हो सकते हैं, ऐसा शायद मैं मान रहा हूँ आज की तारीख में। एक फायदा ये हो सकता है कि जहां पर ये जो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का या एचएम वाला, वो जगता रहे, और वो जितना जगेगा, जग के रहेगा, उतना लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, करोड़ों लोगों के माइंड में वो बात जाएगी, चाहे रील्स के जरिए हो, वीडियोस के जरिए हो या बातों के जरिए हो। तो ये मुद्दा हमेशा बना रहेगा 2024 तक। और दूसरी तरफ मोदी जी का जो स्टेटमेंट आता है कि आप माइनॉरिटीज की तरफ प्यार से बिहेव करिए, अच्छे से रखिए, और कोई नेगेटिव स्टेटमेंट मत दीजिए, तो उससे उनकी जो एक इंटरनेशनल इमेज आज की तारीख में बनी है कि पूरे भारतवर्ष में मैं पूरे सौहार्द से लोगों को रख के, सबको एक समान रख के चल रहा हूँ। अगर 80 करोड़ लोगों को
अनाज राशन जा रहा है तो उसमें भी हम कोई कास्टिज्म या कुछ नहीं करते। तो वो जो एक इमेज बनी है, उस इमेज को मेंटेन करने के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये दोनों तरीके से वो रणनीति अपना रही है बीजेपी, मुझे ऐसा साफ-साफ दिख रहा है। तो ये जो अगर जी ओवरऑल अगर इसका थोड़ी चीज़ देखूँ तो मुझे साफ ये लग रहा है कि ये आने वाले चुनाव के मद्देनज़र रखे हुए काफ़ी सारी चीज़ें प्लान हो रही है। मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री बैन करना वो तो एक बिल्कुल छोटी-सी बात है उनके लिए कि जिससे एक ये मुद्दा जगा हुआ रहे और ये मुद्दा जगाने में बिल्कुल महारत हासिल है उनको, वो हम सब जानते हैं। जी सर। जी मैं थोड़ा एक और सवाल मेरा है, क्योंकि वो उस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड है। मैं जिगर साहब आपसे भी पूछ लूंगा और फिर शमसुल इस्लाम साहब से भी चाहूंगा कि उसमें एक टिप्पणी करें। जब जब मोदी जी वहां गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो एक ये सबको पता है कि उन्होंने अमेरिका जाने का वीसा मांगा था, उनको A2 वीसा डिनाई हुआ था, ये दुनिया को पता है। लेकिन एक चीज नहीं पता है कि उनके पास ऑलरेडी B1 और B2 वीसा उनके पास पहले से था, which जो है the B1 B2 visa previously given to him was also revoked. The denial and revocation of a visa were done under the US law, by which foreign government officials responsible for severe violation of religious freedom become ineligible for this. अब मोदी जी जब तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, वो वहां के अपने रिलीजियस कृत्य के कारण यूएस के जो लॉज थे उनके लिए वहां उनका जो ओरिजिनल वीसा B1 B2 था वो रिवोक किया गया था। मैं आपसे एक रिएक्शन ये जगर साहब चाह रहा हूं कि ये गुजरात के लोगों को इस तरह का बात का ध्यान है कि नहीं है। और जो आपने कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, ये मैं भी उस समाज में रह रहा हूं। मुसलमान गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्या करें क्या करें। मेरे मेरा मेरे मैं मेरे दफ्तर में लड़का मैं वो है मुशाफ काम करता है, मेरे बाजू में मेरे घर के मुस्लिम रहते हैं। मैं कई बार ऐसे कृत्य हो जाते हैं, मैं नजर नहीं मिला पाता हूं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं, कई लोगों को बुरा लगता है, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं रोज रोज पूजा करने वाला हिंदू हूं। लेकिन जब मैं अपने दफ्तर आता हूं तो मुझे नजर चुरानी पड़ती है कई बार, इस तरह की बातें करता है ये देश का, और मेरा उसमें कोई लेना देना। जैसे प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं कि अगर आज वो लड़कियां एक सेक्सुअल हेरेसमेंट का न्याय मांग रही हैं, तो मुझे अपनी लड़की से या प्रोफेसर रविकांत को अपनी लड़की से भी नजर चुरानी पड़ रही है। क्या जवाब दें? किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? उसी तरह से मैं जरा ये पूछ रहा हूं कि गुजरात के लोगों को ये नहीं लगता है कि जो एक सेंटिमेंट बन गया है ना, कि हिंदुओं को लगता है कि जरा इनको ठीक कर दिया, क्या इसी में वो है? क्योंकि इस बार तो उनको अब अप्रत्याशित वोट मिले हैं। मैं थोड़ा गुजरात का सेंस भी समझना चाह रहा हूं। जी, 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 बिल्कुल। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने जो दूसरे जो वीज़ाज़ है उनके पास थे मोदी जी के पास, उसके बारे में लोगों को ज़्यादातर जानकारी ही नहीं है। वो बहुत समय के बाद ऐसे फ़ोटोग्राफ्स आए जब वो यूएसए में कोई कॉन्फ्रेंस में या कोई सेमिनार में गए थे। वो मेरे ख़्याल से वो सीएम बने उसके काफ़ी 8-10 साल बाद रिलीज़ हुए थे। उसके पहले कहीं लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। तो मेरे ख़्याल से ये भी एक उसी समय मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नैरेटिव ऐसा खड़ा किया गया कि ऐसा कोई नेता है जिसको यूएसए वीज़ा नहीं दे रहा है, और उसके बाद उन्होंने वीज़ा दिया तो उनका कद बढ़ गया। तो पहले जो मैं अपने पहली प्रस्तावना में जो बात कह रहा था वो भी वही थी। शमसुल इस्लाम साहब को जो उन्होंने जो बताया, मैं उसी बिल्कुल वही बात कह रहा था कि ये एक मुद्दा है उनके लिए। इसमें अब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान नहीं है, दोनों पक्षों को नुकसान है, पर ये मुद्दा हमेशा वो जागृत रखते हैं। ये हमेशा हमने देखा है, चाहे सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में। और ये मुद्दा जब भी तक जागृत रहता है, तब तक हिंदुओं को ये लगता है कि हाँ, हम कुछ सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आपको ग्राउंड रियलिटी आप सब जानते हैं, आप सब वरिष्ठ हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं। ग्राउंड रियलिटी में जब हम देखते हैं तो मैं यहाँ इवन अपने गुजरात में भी ये देखता हूँ कि मुस्लिम्स को अगर आपको मिलना है या कोई काम-काज या किसी वजह से आपको जाना है, तो मेरे ख्याल से 4 एरिया छोड़ के उसके बाद वो आपको मिल सकते हैं। या अगर कोई आप फैक्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं या कहीं पर है, तो कोई आपको माइनॉरिटीज़ के लोग मिलेंगे। सबसे बड़ा जो झगड़ा है या जो मैं देख रहा हूँ, वो झगड़ा तो अगड़े-पिछड़ों का है, आज की तारीख में भी। चाहे गुजरात में हो या और कहीं पूरे भारतवर्ष में हो, जहाँ पर जो सवर्ण कास्ट होते हैं या फिर जो दलित का इश्यूज़ होता है, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है जो अपनी पिछली कई डिबेट्स में मैं बता चुका हूँ, और आई थिंक मेरे ख्याल से आज सभी वरिष्ठ लोगों ने ये बात उठाई कि आप देखिए कि आए दिन आजकल तो पिछले 3-4 महीनों से हम देखें तो कोई ना कोई रेप के मामले में बीजेपी का नेता जुड़ा होता है।
और अभी मेरे ख्याल से आज 1-1.5 घंटे पहले भी अभी मैंने कहीं ट्विटर पे पढ़ा कि यूपी के कोई नेता के ऊपर नाबालिग बच्ची के रेप के कोई केस हुआ है, शायद 1-1.5 घंटे पहले की बात है। अंकिता के केस में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत घटनाएं, तो मेरे ख्याल से अब एज ए पीएम या फिर एक पार्टी के मुखिया के हिसाब से उनको जरूर ये रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है कि जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है, और अगर इसी प्रकार के लोग बीजेपी में रहेंगे तो ये निश्चित रूप से सीधी साफ स्पष्ट बात है कि पार्टी की इमेज तो गिरेगी और ना ही प्रधानमंत्री की इमेज पे भी बुरा असर पड़ेगा, ये सीधी स्पष्ट बात है। और जहां तक ये फोगाट बहनों ने जो किया है और जिस तरीके से पूरी बात उठाई है, अगर उसमें भी बहुत जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो वापस से यही मैसेज जाएगा जो मेरे ख्याल से वो यूपी में जब हुआ था लखीमपुर कांड में, या तो टेनी करके जो राज्य गृह मंत्री थे, तो ये सब कदावर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी 2-4 दिन पहले शाहनवाज हुसैन का नाम चला था और आज वापस से एक और नाम आया है। तो ऐसे कई सारे किस्से जो पूरे एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही बुरे हैं, ये मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मुद्दे जब आते हैं, ऐसी बातें जब निकल के आती है, तो ठीक है कि गुजरात में शायद ज्यादा शांति वाला माहौल है और विमेन सेफ्टी ज्यादा है, पर ऐसे जो क्षेत्र है जहां पर महिलाओं की सलामती नहीं है, तो वहां क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सवर्ण, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या आदिवासी, हर एक महिला के लिए वो दिक्कत वाली बात है। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर ऐसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल उन्हें देखना चाहिए। बाकी जहां तक बात है ये पूरा, जैसे हम डॉक्यूमेंट्री की बात करें या फिर जैसे आपने पहले जो मुझे पूछा था कि मुस्लिम प्रतिशत कितना है, तो बीजेपी में तो बिल्कुल है ही नहीं वो एमएलए बनाने का जो प्रतिशत प्रमाण होना चाहिए। पर कांग्रेस में भी पहले 11 थे, आज की तारीख में वो आंकड़ा 3 पे आ गया है, तो कांग्रेस भी इतनी ज्यादा उस मामले में नहीं सोच रही। हालांकि लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता है कदीर पीरजादा करके, सूरत से है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस के यहाँ के जो अभी के प्रमुख है उनको, कि आप जो 11% या 12% जो यहाँ पे पाटीदार कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट है, जो फाइनेंशियली भी साउंड है, वोटिंग जिस तरफ करती है उस तरफ माहौल बन जाता है, तो बोले आप उनके लिए आप 20% वाले लोगों को छोड़ रहे हैं। तो ये भी उनका एक स्टेटमेंट सूचक था कि जो लोग आपके साथ सही में वफादार है, आप उनको भी एक अपना जो एक नुमाइंदा रखने की जो बात होती है वो भी आप रखने नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें हर एक पार्टी में आज की तारीख में, गुजरात में जिस तरीके से 156 सीटें मिली है, मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रिजल्ट है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और आज की तारीख में गुजराती चैनल्स में जो भी डिबेट्स में हम जाते हैं, वहां कोई भी मुद्दे होते हैं, तो जैसे मैंने लास्ट डिबेट में सर आपको बताया था वैसा ही होता है कि तीसरे या चौथे स्टेटमेंट में तो यही बात आती है कि अगर ये खराब होता काम हमारा या सही नहीं होता तो 156 सीट कैसे मिलती, तो फिर हम जी सब निरुत्तर हो जाते हैं और वहां पर बात अटक जाती है। यही यही एक प्रश्न है, बाकी प्रश्न आज की तारीख में बहुत है। कल भी हमने किसानों का एक डिबेट था वो किया था, जिसमें 10 घंटे के मतलब 8 घंटे बिजली किसानों को मिलती है, वो भी रात को मिलती है इतनी ठंडी में। अब रात को किसान कहाँ खेती बाड़ी सब करने देखने जाएगा, दलितों के प्रश्न है। प्लस ये जो मुफ्त राशन वाली बात है, उसमें आज की तारीख में गुजरात का एक आंकड़ा भी बीच में पब्लिश हुआ था, जिसमें तकरीबन 2-2.25 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन जा रहा है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट, जो असमानता हम जिसे कहते हैं, वो भी बात है। और सर ने मेरे ख्याल से जो एसओकेएम का जो रिपोर्ट था ऑक्सीफैम का, तो वो उठाया, वो भी बिल्कुल स्पष्ट बात है कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है और वो लोग सिर्फ 10% जीएसटी का योगदान देते हैं, बाकी जो सामान्य लोग है वो 64% जीएसटी में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी आर्थिक असमानता और बहुत सारी चीजों और बहुत सारे प्रश्नों के अंदर पूरा माहौल आज की तारीख में समाज जा रहा है, और ये सारे प्रश्नों के ऊपर देखने की बहुत जरूरत है। पर ये पूरा वापस मैं उसी पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्री बैन करना या तो मेरे ख्याल से वो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक माहौल बनाने का या मुद्दा जगाने का जो कोशिश है, मुझे ये लग रहा है। और ऐसे सारी कोशिश, मैं अनफॉर्चुनेटली इसे कहता हूँ कि ऐसी कोशिश है मेरे ख्याल से हमें 2024 तक देखने को मिलेगी, ऐसी कोई ना कोई कोशिश जो ये माहौल या ये जिस तरीके का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव को पकड़ के रखे, क्योंकि ये नैरेटिव बीजेपी कभी छोड़ती नहीं है और ये नैरेटिव की वजह से ही उनको जीत मिलती है। और एक वर्ड में एक लास्ट बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिज्म। जब कोई भी धार्मिक चीज में एक्सट्रीमिज्म आता है और लोग एक तरीके से जैसे अपने उस चीज को पागल हो जाती है, सोचने लगते हैं कि हाँ यही सही है, सिर्फ हमें सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, पर ये एक जो बात चल रही है वही सही है, तब मेरे ख्याल से लोगों को 2 बार ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्योंकि कल का ही जो बागेश्वर धाम का पूरा किस्सा चल रहा है अंधश्रद्धा का, वो हमने देखा, वो साइंस से परे बात है जो कभी गले नहीं उतर सकती, कि अगर कोई आदमी आपका फेस देख के बायोडेटा बता सकता है या भूत प्रेत को दूर कर सकता है या पता नहीं बहुत सारी चीजें बातें चल रही है। तो ये मेरे ख्याल से
वो स्टेटमेंट रॉन्ग अलग अपने काउंटर में देते कि हम सनातन धर्म के लिए फेवर में बोल रहे और लोग हमें गिराने की कोशिश कर रहे। पर हालांकि जो बात है वो अंधश्रद्धा की, इसमें सनातन धर्म और अंधश्रद्धा का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मैं स्पष्ट मानता हूँ। पर अगर ये नैरेटिव सेट होने की बात है तो ये नैरेटिव 2024 तक चलेगा, ठीक ये ठीक भीति मुझे जरूर है, ये भीति जरूर है।